अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग सुपर बिल को देखेंगे। सुपर बिल से पहले हम थोड़ा सा मेडिकल कोडिंग को रिव्यू करते हैं, क्योंकि हम दोबारा जो सुपर बिल होता है उसके अंदर जो है वो आईसीटी सीपीटीस होते हैं, तो एक दफा हम उसको देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होता है, अगर आप लोगों के माइंड में जो है चीजें नहीं भी हैं। मेडिकल कोडिंग में हमने देखा था जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो, और जितने भी जो डायग्नोस्टिक होते हैं वो आते हैं। डायग्नोस्टिक जितने भी हैं बीमारियों को कहते हैं, बीमारियों के जितने भी कोड होते हैं वो आईसीडी होते हैं। आईसीडी 10 हमारा जो वर्जन यूज हो रहा है 10th वर्जन है। आईसीडीज को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कहते हैं। तमाम बीमारियों के, डिसऑर्डर्स के, इंजरीज के, इलनेस के कोड्स जो है वो आईसीडीज के अंदर आते हैं। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ बनाता है, और ये हर साल जो है अक्टूबर में रिवाइज होते हैं। इसके डिफरेंट वर्जन्स जब भी होते हैं, वर्जन्स जब होते हैं तो उसके जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वैसे सेम स्ट्रक्चर के अंदर जो है हर साल जो है अक्टूबर में ये रिवाइज भी होते रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो यूज होता है, 3 to 7 कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं। कम से कम 3 कैरेक्टर्स के ऊपर एक आईसीडी कोड जो है कंप्लीट हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा ही 7 कैरेक्टर्स पे जाता है। पहले 3 कैरेक्टर बीमारी की कैटेगरी को शो करते हैं। अगर बीमारी को, किसी भी डिसऑर्डर को जो है मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो एक डेसिमल लगता है। डेसिमल के बाद के 3 कैरेक्टर्स जो है स्वेरिटी या क्लिनिकल डिटेल शो करते हैं। और लास्ट एक्सटेंशन ये शो करता है कि बीमारी जो है उसकी रीजनिंग और उसकी उसका जो उसके सिस्टम से बिलोंग कर रही है बीमारी, इस चीज को जो है वो एक्सप्लेन करता है, जो एक्सटेंशन होती है बेसिकली। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरे कोड जो आए थे, आईसीडी कोड के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि ये इस चीज की एक्सप्लेनेशन है। आईसीडी कोड बीमारियों के कोड होते हैं, और जाहिर है जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा बीमारियों से रेलिवेंट होता है। तो सेकेंड जो हमारे कोड आएंगे वो हमारे कोड है सीपीटी कोड। सीपीटी कोड करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज होते हैं, इनको हम प्रोसीजर कोड भी कहते हैं, सीपीटी कोड भी कहते हैं, और करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज भी कहते हैं। इनको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन बनाता है। 5 कैरेक्टर्स कोड होते हैं और हमेशा को रिलेटेड होते हैं आईसीडी से। जो बीमारियां होती हैं, जाहिर ट्रीटमेंट उससे रिलेवेंट होता होगा, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन बनना जरूरी होता है। 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं सीपीटी की। कैटेगरी 1 के अंदर एवोल्यूशन मैनेजमेंट के कोड यानी ओपीडी के कोड, जो आउट पेशेंट होता है, पेशेंट 24 आवर से कम जो स्टे करता है उसको आउट पेशेंट कहते हैं। एवोल्यूशन मैनेजमेंट में वही पेशेंट डॉक्टर का वही इनकाउंटर आता है जो 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 है वो 24 आवर से कम का होता है। उसके बाद एनेस्थीसिया, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं। इन स्पेशलिटीज के कोड सारे न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। एसपीएस कोड जो होते हैं कैटेगरी 2 के अंदर लाई करते हैं। ये एफएम मेरी कोड्स होते हैं, इनको बनाता भी सीएमएस, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन नहीं बनाता। और नॉर्मली ये मेडिकेयर और मेडिकेड की इंश्योरेंसेस के लिए यूज करते हैं। इंश्योरेंसेस को हमने पढ़ा है, तो मेडिकेयर और मेडिकेड की इंश्योरेंसेस के लिए प्राइमरी यूज होते हैं, और भी इंश्योरेंसेस इनको एक्सेप्ट करती हैं। ये सीपीडी वगैरह की बुक में भी नहीं होते, ये वैसे भी ऐसे कोड होते हैं जिनको हम टर्न करके चेंज करके जो है वो एसपीएस कोड्स के अंदर चेंज करते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोड है, जो नई नई बीमारियां और उनके ट्रीटमेंट्स डिस्कवर होते रहते हैं, तो टेम्परेरी यहाँ पे रखे जाते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर जब वो परमानेंट कोड हो जाते हैं तो कैटेगरी 1 के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद सीपीडी कोड में एवोल्यूशन मैनेजमेंट हमने देखा था, जो हमने ओपीडी कहा है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच फिजिशियन पेशेंट इनकाउंटर इज ट्रांसलेटेड इनटू 5 डिजिट सीपीटी कोड टू फैसिलिटेट बिलिंग। तो ये जो है बेसिकली डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान का जो इंटरेक्शन इनकाउंटर है उसको ट्रांसलेट करता है, और 99 से स्टार्ट हो रहा है कैटेगरी 1 के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली इनकाउंटर के अंदर 3 4 जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल डिसीजन मेकिंग और टाइम, क्योंकि ये चीजें ही होती हैं जब डॉक्टर और पेशेंट का इनकाउंटर होता है। न्यू पेशेंट वो होता है जो पहली दफा आता है। न्यू पेशेंट वो भी होता है जो 3 साल के गैप के बाद आया है। और एस्टेब्लिश पेशेंट वो है तो हाफ एन ऑन आता रहता है फॉलोअप के लिए। न्यू और एस्टेब्लिश पेशेंट के कोड जो है डिफरेंट जाते हैं। इनम्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। टाइम बढ़ने के साथ साथ लेवल बढ़ता है, और लेवल जब बढ़ता है तो डेफिनेटली चार्ज अमाउंट भी बढ़ती है। फिर उसके बाद प्रिवेंटिव केयर देखे थे हमने। प्रिवेंटिव केयर में हमने देखा था कि एनुअल वेलनेस विजिट, स्क्रीनिंग, या हमारी जो ये होते हैं वैक्सीनेशन वगैरह इसके अंदर आती है। ये बेसिकली एनुअल वेलनेस है, तो यानी साल में एक दफा होने वाला जो है विजिट है। फुल बॉडी स्क्रीनिंग इंश्योरेंस की तरफ से होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं बेसिकली कि अगर पेशेंट के अंदर कोई भी इस तरह की चीजें अगर हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है,
ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल कोई भी चीज ऊपर नीचे हो रही है तो फौरन ही जो है उसको कंट्रोल कर लिया जाए बीमारी होने से पहले। तो वो बेसिकली प्रिवेंटिव केयर होता है। प्रिवेंटिव केयर में भी न्यू और एस्टेब्लिश पेशेंट के डिफरेंट कोर्स जा रहे होते हैं, 9 से स्टार्ट होता है और एज पर एज जाता है। मेडिकेयर के अलावा की सारी इंश्योरेंसेस में, लेकिन जब ये मेडिकेयर के लिए कोड जाते हैं तो जी कोड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जी कोड तीन ही है सॉरी, G0402, G0438 और G0439। मेडिकेयर शुरू होने से बिल्कुल फौरन बाद जो है G0402 वेलकम टू मेडिकेयर कहते हैं हम लोग। मेडिकेयर के इंश्योरेंस के बाद जो इमीडिएट फर्स्ट विजिट्स होते हैं, उसके बाद जो होता है कि सेकंड जो होते हैं G0438 जो होता है साल का पहला होता है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो लगते हैं 39 लगते हैं। मॉडिफायर्स होते हैं, टू कैरेक्टर इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी सीपीटी कोड को एडिशनल इंफॉर्मेशन जहां रिक्वायर्ड होती है वहां लगते हैं। अब सीपीटी कोड सर्विसेज है, सर्विसेज को एडिशनल इंफॉर्मेशन कब रिक्वायर्ड होती है, जब उसमें कोई डिफरेंट होता है या अनयूजुअल कोई चीज हो रही है या एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। तीन तरह के मॉडिफायर होते हैं। प्राइसिंग मॉडिफायर प्राइस को कम ज्यादा करते हैं। पेमेंट एलिजिबल मॉडिफायर जो है वो रीइंबर्समेंट जो करवाते हैं अगर एक जो दिन में जो है डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हो। और लिटरेलिटी मॉडिफायर होते हैं एलटी और आरटी के मॉडिफायर, लेफ्ट और राइट साइड को डिफरेंशिएट करने के लिए। यहाँ पे हमने एक मॉडिफायर की एग्जांपल दी थी किसी एक्सरे की, एक्सरे अगर डॉक्टर खुद ही कर रहा है तो वहां पे हमें मॉडिफायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जाके किसी और टेक्नीशियन से कर रहा है तो टेक्नीशियन का बिल अलग से बनेगा, डॉक्टर का अलग से बनेगा, तो उसमें मॉडिफायर चाहिए। ये बेसिकली बताने की जरूरत इसलिए थी कि सुपर बिल में हम आईसीटी और सीपीडीएस को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के जो है माइंड क्लियर हो जाए। सुपर बिल बेसिकली क्या है? ये एक आइटमाइज फॉर्म होता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है उसकी रिफ्लेक्शन है। सुपर बिल इज द आइटमाइज फॉर्म यूज्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर रिफ्लेक्टिंग द रेंडरिंग सर्विसेज। सुपर बिल नॉन एज द इनकाउंटर फॉर्म, चार्ज स्लिप और क्लेम फॉर्म। बेसिकली ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको देके हम बिल क्रिएट करते हैं या चार्ज कैप्चर करते हैं। इट इज द सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट क्रिएशन द हेल्थ केयर क्लेम विच आर ट्रांसमिटेड टू इंश्योरेंस प्लान फॉर रीइंबर्समेंट। सुपर बिल का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन सुपर बिल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वही इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। वही कोई भी क्लेम क्रिएट होने के लिए तो हमें ये इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में चाहिए होती है। समटाइम सुपर बिल की जगह रिपोर्ट्स हमें डॉक्टर की प्रोवाइड कर दी जाती है। रिपोर्ट्स में से हमने आईसीडी सीपीटी से खुद ही निकालने होते हैं, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बिल क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन, रेंटिंग प्रोवाइडर कौन है जिसने सर्विसेज परफॉर्म की है, ऑर्डरिंग रेफरिंग और अटेंडिंग प्रोवाइडर कौन है, लोकेशन कौन सी थी, किस जगह पे वाकई थी, फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल क्लिनिक का नाम क्या था, पेशेंट कौन था। क्योंकि समटाइम्स डेमोग्राफिक के साथ साथ पेशेंट का सुपर बिल नहीं आता, बल्कि डेमोग्राफिक अलग से आता है और सुपर बिल अलग से आता है। तो हमने एक्यूरेट पेशेंट और आइडेंटिफाई करके उसके अंदर क्लेम क्रिएट करना होता है। तो पेशेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ आती है हमारे पास सुपर बिल के अंदर। अगर ईएचआर यूज कर रहा है, ईएचआर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड वो सॉफ्टवेयर है जिनमें सॉफ्ट फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। तो ईएचआर में अगर अकाउंट नंबर से सर्च करते हैं तो पूरे के पूरे डेमोग्राफिक पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें जो है पेशेंट का अकाउंट नंबर जो है वो भी हमें जो है वो वहां से मिल जाता है। इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन हमें जो है वो चाहिए होती है। कभी कभी इंश्योरेंस का नाम लिखा होता है, बाकी इंफॉर्मेशन तो नहीं लिखी होती, लेकिन इंश्योरेंस का नाम सुपर बिल के अंदर लिखा हुआ होता है। अब सुपर बिल के अंदर जो है सर्विसेज की डिटेल, जो सर्विसेज वाला कॉलम होता है उसके अंदर डेट ऑफ सर्विस, किस दिन सर्विसेज परफॉर्म की गई हैं, आईसीडी कोड कौन से थे, जैसे अभी हमने देखा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज, यानी क्या बीमारी थी, क्या डिसऑर्डर था, इंजरी थी, इलनेस थी, क्या ही रीजन था जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आया है, वो मेंशन होता है। सीपीटी जो प्रोसीजर डॉक्टर ने परफॉर्म किया है उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक मेंशन किया हुआ है, दो मेंशन किए, तीन मेंशन किए, जितने भी सीपीटी हैं वो उनकी डिटेल जरूरत होती है। यूनिट सीपीटी के साथ लगते हैं। कोई सीपीटी अगर रिपीट होते हैं तो यूनिट्स लगते हैं। डिपेंड करता है, जैसे हमने इंजेक्शन या ड्रिप किसी डॉक्टर ने लगाया है तो वो अगर दो इंजेक्शन लगाए तो इंजेक्शन की 2 यूनिट्स जा रही होंगी। ड्रिप लगाए तो 2 यूनिट। अब ईएनएम में जितना टाइम ज्यादा लगता है तो उसका लेवल बढ़ता है, उसकी यूनिट्स नहीं बढ़ती। लेकिन फिजिकल थेरेपी या साइकोथेरेपी है तो थेरेपी के सेशंस की 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। अब वो 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है जी सेशन का, तो 15 मिनट से एक्सीड करके अगर 30 मिनट्स पे जाएगा तो यूनिट्स को 2 कर लेंगे। तो इस तरह से यूनिट बढ़ जाती है। यूनिट बढ़ने का मतलब होता है कि ज्यादा जो है सर्विसेज ज्यादा परफॉर्म की गई हैं, और जब सर्विसेज ज्यादा परफॉर्म की गई हैं तो उसके चार्जेस भी ज्यादा हो जाते हैं। यानी अगर एक यूनिट का $100 अमाउंट होती है तो 2 यूनिट लगाएंगे तो उसकी चार्ज अमाउंट ही $200 हो जाएगी।
डबल हो जाएगी। मॉडिफायर इफ एप्लीकेबल, रिक्वायर्ड हो तो, अगर सर्विसेज ऐसी हुई है जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, फिर मॉडिफायर जो है वो ऐड होगा। चार्ज और फी, कभी कभी ये होता है कि जो है जो सर्विसेज परफॉर्म हुई होती हैं उनके अंदर जो चार्ज अमाउंट साथ में लिखी हुई होती है। चार्ज अमाउंट यानी इस सर्विस के अगेंस्ट जो है हमने कितने अमाउंट का जो है बिल क्रिएट करके भेजना है। तो ये वाली चीजें ऑप्शनल होती हैं, हर जगह नहीं होती। उसकी रीजन ये होती है कि जैसे हम लोगों ने इंश्योरेंसेस पढ़ते हुए पढ़ा हुआ है, मेडिकेयर और मेडिकेड पढ़ा, तो हमने मेडिकेड का पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाय स्टेट है, यानी उसके रूल रेगुलेशन फीस स्केड्यूल जो है स्टेट टू स्टेट फर्क होती है। तो इसका मतलब है कि अगर फीस स्केड्यूल के अंदर कोई कमी बेशी होती है तो ये वाली चीज जो है वो मेंशन करके डॉक्टर्स भेजते भी हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन कोपे, कोपे की इन्फॉर्मेशन, कोपे एक स्मॉल अमाउंट है। कोपे शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड बताती हूँ इसका। हमारा पेशेंट जब भी कोई इंश्योरेंस लेता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी को वो प्रीमियम की अमाउंट जमा कराता है। प्रीमियम के अमाउंट के बदले में उसको इंश्योरेंस की कवरेज मिलती है। इंश्योरेंस की कवरेज के दो हिस्से होते हैं, एक इंश्योरेंस बेनिफिट जो इंश्योरेंस ने ही पे करना होता है, ज्यादातर 80% पोर्शन को इंश्योरेंस पे करती है। उसके बाद 20% पोर्शन छोड़ देती है पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आउट ऑफ पॉकेट कहते हैं। उसके अंदर तीन तरह की अमाउंट होती है, कोपे, को इंश्योरेंस और डिटेक्टेबल की अमाउंट। कॉपी की अमाउंट वो होती है, वो स्मॉल अमाउंट होती है जो हर दफा विजिट के ऊपर, जो आउट ऑफ पॉकेट में से ये अमाउंट है, हर दफा विजिट के ऊपर, ये ऑलरेडी डिसाइडेड अमाउंट होती है। नेचर ऑफ विजिट पे डिपेंड करता है, इमरजेंसी में जाओगे तो और कोपे होगा, सिंपल प्राइमरी केयर फिजिशियन को दिखाओगे तो और कोपे होगा। तो ये कोपे जो है, इसकी जो जितनी भी डिटेल है, जो है कि कोपे हर दफा विजिट के ऊपर जो है वो पे करता है पेशेंट डॉक्टर ऑफिस में, पर्ची फीस, टोकन फीस कह दे, तो इसकी डिटेल जो है वो सुपर बिल के साथ आती है कि कोपे इस सर्विस के अगेंस्ट जो है, कोपे जो है जो पेशेंट पे करके गया वह या पेशेंट नहीं पे करके गया। अगर नहीं पे करके गया तो कोपे जो है वो ड्यू हो जाएगा या ओ हो जाएगा। तो ओ या ड्यू का भी लिखा साथ में मेंशन रहेगा कि कोपे जो है वो पे नहीं हुआ। उसके अलावा जो है हमारे कोई और इंस्ट्रक्शन अगर डॉक्टर ने दी है, कोई हैंड रिटन इंस्ट्रक्शन है बिल के अंदर आ रही है, तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि उसको कंसीडर करेंगे, और हम जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, कोई भी नोट होगा तो। सुपर बिल का जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन डॉक्टर अपनी आसानी के लिए, और समटाइम्स जो बड़ी बिलिंग कंपनी होती है वो अपनी आसानी के लिए क्या करती है, डॉक्टर को जो है सुपर बिल का फॉर्मेट बना देती है। उसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी का अगर डॉक्टर है तो वो एक ही तरह की सर्विसेज परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो उसी स्पेशलिटी का डॉक्टर है, और उसके पास ज्यादातर पेशेंट आएंगे भी उसी तरह के डायग्नो उसके साथ, बीमारियों के साथ, डायग्नोस्टिक के, जिनकी वो ट्रीटमेंट कर सकता है। ये सुपर बिल है, इसमें नाम देखिए, पेशेंट का नाम है, डॉक्टर का नाम वगैरह सारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सर्विसेज की डिटेल लिखी हुई है कि क्या क्या सर्विसेज है। जब प्रोवाइडर वो सर्विसेज परफॉर्म करेगा तो उसको टिक, क्रॉस या सर्कल कर देगा, मेंशन कर देगा, उसको हाईलाइट कर देगा कि ये सर्विसेज मैंने परफॉर्म किए। इसी तरह से यहाँ देखें तो एक जाहिर स्पेशलिटी का डॉक्टर है, तो उसके पास जो बीमारियां लेकर आ रहे होते हैं वो बीमारियां भी एक ही तरह की होती हैं। तो इसलिए वो जो ज्यादातर एक्सपेक्टेड बीमारियां होती है उनके आईसीडी कोड भी सारे के सारे मेंशन होते हैं। इधर देखें तो अदर का ऑप्शन भी है कि इसके अलावा भी कोई अगर साइन सिम्टम्स है तो वो चीज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, मेंशन करेगी। फिर ये होगा कि डॉक्टर को का टाइम बच जाएगा, फौरन जो है उसने मार्क कर दिया तो, और बिलर को जब स्कैन होके आएगा तो बिलर को भी समझ आएगी कि भाई डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ क्या है डॉक्टर साहब, क्योंकि वरना डॉक्टर ने ऐसे लिखा हुआ है तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये एक ईएचआर का सुपर बिल है। ईएचआर हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो है वो डॉक्टर डाटा डाल रहा है। पहले पेशेंट ने जो है उसको आईपैड दिए तो पेशेंट ने डाटा एंटर किया अपने डेमोग्राफिक का, और डॉक्टर जब पेशेंट को चेक कर रहा है तो वो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा डाल रहा है। तो इसमें अगर देखें तो जो फैसिलिटी है उसकी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर की और पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ऊपर की हुई है। और उसके बाद देखें कि आईसीडी कोड्स हैं, आईसीडी कोड्स के साथ में डिस्क्रिप्शन सारों की लिखी हुई है। 13 आईसीडी कोड है और नीचे एक छोटा सा सीपीटी कोड है। तो ये हमारा जो है वो ईएचआर का बिल है, और ईएचआर का बिल चूंकि सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा एंटर हुआ हुआ है तो इसलिए वो काफी साफ सुथरा और क्लियर है। लेकिन इसके अलावा ये होता है रिपोर्ट्स वगैरह भी हमें दे देते हैं डॉक्टर्स वगैरह, तो रिपोर्ट्स में से हम लोग खुद ही निकाल के आईसीडीज और सीपीटीज भी लगा रहे होते हैं। ये हमारे पास ना सुपर बिल है। सुपर बिल वो सुपर बिल था, सुपर बिल को देके हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो बिल क्रिएट करना है या क्लेम क्रिएट करना है वो कैसे जाएंगे, हम क्लेम सेक्शन में जाएंगे और सर्च करेंगे पेशेंट का नाम, नाम से सर्च कर लें, डेट ऑफ बर्थ से सर्च कर लें। पेशेंट का नाम सर्च करने के बाद नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों चीजें टैली करते हैं, क्योंकि एक ही नाम के मल्टीपल पेशेंट्स भी हो सकते हैं, और एक
कि डेट ऑफ बर्थ के भी मल्टीपल पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आ सकते हैं। तो इसलिए हमने नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों चीजें देखनी होती है, दोनों अगर सिमिलर निकल आए तो फिर इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन देखनी। अब हमने अपने क्लेम सेक्शन में जाके पेशेंट का नाम लिखा, तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन और पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी इंश्योरेंस की, जो हमने डेमोग्राफी के अंदर एंटर की हुई थी, वो दोनों जो है वो यहाँ पे आ गई है हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सुपरवाइजिंग रेंडरिंग प्रोवाइडर कौन है, ऑर्डरिंग प्रोवाइडर, जो भी रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी ऐड करनी है। उसके बाद हमने डेट ऑफ सर्विस ऐड करनी है, फिर हमने सीपीटी कोड ऐड करने हैं, डीएस कोड ऐड करने, और हमारा बिल क्रिएट हो जाएगा। हमारे ज्यादातर क्लेम्स के अंदर एक सीपीटी के साथ 12 डीएक्स मैक्सिमम जा सकते हैं, और सीपीटी एक क्लेम के अंदर मल्टीपल जा सकते हैं, बहुत जितने ज्यादा हो उतने जा सकते हैं, उसके लिए कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अगर आप देखें तो ऐड चार्जेस का ऑप्शन है, इसमें ऐड कर करके तो जितने मर्जी ऐड करते हैं। लेकिन हमारे आईसीडी जो होते हैं वो 12 ही आईसीडी जा रहे होते हैं हमारे इस सारे प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर। तो ये हमारा जो है वो बिल क्रिएट हो गया, तो डेफिनेटली इसके बाद हमने बिल जो है वो इंश्योरेंस को सबमिट करना होगा, तो इंश्योरेंस फिर इसको पे करेगी। ऐसे बिल क्रिएट करते हैं। ईएचआर का जिक्र मैंने किया था, मैं उसको एक दफा फिर से दोबारा से बता देती हूँ कि हमने ना कुछ सॉफ्टवेयर का जिक्र किया है। ईएचआर सॉफ्टवेयर का जिक्र करी हुई, प्रैक्टिस मैनेजमेंट तो होते क्या है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बिलिंग सॉफ्टवेयर को कहते हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर वो है जिसमें बिलर जो है पूरा अपनी डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। जाहिर है बिलर, हम जितने भी चीजें जो है डॉक्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसके चार्जेस को जो है वो एंटर करते हैं, उसके बाद उसकी पेमेंट पोस्ट करते हैं, तो उसका पूरा जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। तो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके जो जो बिलिंग पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, बिलर डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, उसके अंदर डेमोग्राफिक एंटर करना है, चार्ज कैप्चर कर रहा है, इंश्योरेंस को क्लेम उसी के थ्रू सबमिट करा रहा है, पेमेंट उधर ही आ रही है, डिनाइल उधर ही आ रही है, रिजेक्शन उधर ही आ रही है, सारी चीजें उधर करनी है। तो ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की टाइप है, सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, सॉफ्टवेयर की टाइप है। हजारों किस्म के प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे। एडवांस एमडी है, कोलैबोरेट एमडी है, ऑफिस एले है, कैरियो है, टेब्रा है, ईसीडब्ल्यू, पता नहीं हजारों किस्म के सॉफ्टवेयर जो है यूज हो रहे होते हैं। टाइप प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर के नाम डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ईएचआर सॉफ्टवेयर है। ईएचआर सॉफ्टवेयर बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होती है ये। तो इस ये जो है वो ये इन्हीं में अगर अगर डॉक्टर जो है कोई आईपैड दे रहा है, तो जब हमारा पेशेंट डेटा एंटर कर रहा है तो वो ईएचआर के अंदर ही डेटा जा रहा होता है, और ईएचआर के थ्रू ही जा रहा है, बाकी बाकी जो चीजें जा रही होती हैं ट्रेवल कर रही होती हैं। अब ईएचआर ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या इस तरह के सॉफ्टवेयर ईएमआर पहले होते थे, ईएचआर से पहले ये थोड़े से डेस्कटॉप वर्जन थे। तो बेसिकली ईएचआर, ईएमआर या पीएमएस या और एफटीपीज भी होते हैं जिनमें एक्सेल वगैरह अटैच करनी हो, तो उन उनमें वन ड्राइव, गूगल ड्राइव या जो है ईमेल्स को प्रेफर नहीं किया जाता मेडिकल बिलिंग की इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हिपा कंप्लाइंट होते हैं, इनको हैक करना, इनमें से साइबर अटैक्स या इनमें से हैकिंग के चांसेस जो है तो बहुत बहुत कम होते हैं। इसलिए जो है बिलिंग की का डाटा जो है इधर उधर मूव करने के लिए जो है वो ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ताकि डाटा जो है सिक्योर है। जैसे हमने इपब में पढ़ा था ना, हमने प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन यानी पीएचआई की प्रोटेक्शन का हर हर सूरत में ख्याल रखना है। तो इस वजह से जो है वो सॉफ्टवेयर जो है बिलिंग के सॉफ्टवेयर अलग यूज होते होते हैं। अब आप लोग जो इन टॉपिक्स को लेके किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है पूछ लो, या पिछले प्रीवियस किसी टॉपिक के बारे में या वैसे जेनेरिक कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ ले। आउटलाइन आपको मैंने शेयर कर ली थी। आउटलाइन का ये होता है कि कभी कभी छोटे टॉपिक्स होते हैं तो हम दो पढ़ लेते हैं, तो इस वजह से ये होता है कि समटाइम्स वो जो आउटलाइन एग्जैक्टली 1 2 3 डेज आ रहे हैं, तो वो उस तरह से तो एग्जैक्टली उन डेज पे कभी तो एग्जैक्टली जा भी रही होती है, फॉलो हो रही होती है। कभी कभी ये होता है कि छोटे छोटे, जैसे कि छोटा टॉपिक था, 2 3 चीजें हमने रिवाइज कर ली, और कुछ छोटे टॉपिक्स होते हैं तो हम साथ ही कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ना वो करने की रीजन इसलिए होती है कि मैं बीच में से मार्जिन निकालती हूँ कुछ डेज की। ऐसे जैसे मिड मिड का एग्जाम है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मिड का एग्जाम होगा तो मिड से पहले 1 या 2 दिन ऐसे हों कि हम लोग जो है चीज़ों को रिवाइज कर ले। मंडे को मिड हमारा एग्जाम होगा, तो
फ्राइडे मैं चाहूंगी कि थर्सडे फ्राइडे या एटलीस्ट फ्राइडे तो मुझे मिल जाए वो ऐसा दिन के कि जहाँ पे हम लोग ओवरव्यू कर लें पिछले सारी चीजों का, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, बीच में से लोगों के लेक्चर्स वगैरह मिस हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे हमारा फाइनल एग्जाम हो रहा था, तो फाइनल एग्जाम से पहले भी 2-3 दिन हम लोगों को चाहिए होते हैं कि हम चीजों को डिस्कस करने, रिवाइज कर ले। तो हम लोग इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि कुछ कुछ दिनों में से जल्दी जल्दी दो टॉपिक्स भी कवर कर लेती हूँ। लेकिन हमारे जो जैसे लिखे हुए होते हैं कि 1 to 13 अगर है, या 1 to 13 होता है, मिड तक आता है, या पेमेंट पोस्टिंग तक पढ़ेंगे, तो अब हमारे बीच में से रह गए। सुपर बिल के बाद हम लोगों ने सबमिशन करानी है, सबमिशन के बाद रिजेक्शन है, रिजेक्शन के बाद पेमेंट पोस्टिंग है, तो पेमेंट तीन तीन टॉपिक्स रह गए। कल दो हम कर लेंगे तो परसों एक कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो रिवीजन का भी डे हो जाएगा, ताकि हम लोग ना साथ साथ चीजें जो है, अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो बेहतर तरीके से बनती रहे। जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर बनेगी, काम फ्लो में हम जब काम प्रैक्टिकली करेंगे तो उतना फ्लो बनेगा। क्योंकि बैकएंड पे अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी। बिलिंग जो है वो डाटा एंट्री नहीं होती, बिलिंग डाटा एंट्री से बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो है, आपको लर्निंग जो है बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, खुद चीजों को भी एक्सप्लोर करना पड़ता है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखें। सवाल है तो पूछ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये नीचे लिखा हुआ था POS TOS, इसका मतलब क्या है? कहाँ लिखा हुआ था? ये अभी आपने जो बिल ओपन किया है। प्लेस ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि कौन सी जगह पे सर्विसेज जो है परफॉर्म की है, पीओएस प्लेस ऑफ सर्विस होती है। यानी अगर किसी बंदे ने हॉस्पिटल में बिल किया है, क्लिनिक में बिल किया है, वो किसी स्कूल में विजिट करने के लिए गया था, कोई बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट ले रहा है, तो प्लेस ऑफ सर्विस ये बात चीज बता रही होती है कि सर्विसेज एक्चुअल में किस तरह किस जगह पे परफॉर्म की गई। और TOS? टीओएस कहाँ लिखा हुआ था? सुपर बिल के अंदर कहीं भी उसी लिखा? के साथ ही TOS भी लिखा हुआ था। यहाँ पे स्लाइड बताइए। ये उसी बिल के अंदर ही है मैम। फिर POS लिखा हुआ है, फिर TOS, फिर मोडियो, MOD 1, MOD 2, इस तरह। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं। आ, जी मैम, नीचे जो लिखा हुआ है। हाँ, ये यूनिट्स के लिए लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये यूनिट्स के लिए लिखा है, जो हमारी जो ट्रीटमेंट की यूनिट्स है ना, उनके लिए। अभी हमने जी पढ़ा था ना मैम। सुपर बिल के अंदर यूनिट, तो यहाँ पे 1 ही लगी हुई है। अगर ज्यादा होती तो 2, 3, 4, 5 भी लगी हुई होती। नहीं, इसका मतलब क्या है? TOS का मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म है? किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? टीओएस लिखने के लिए कौन लिखी? लिखा हुआ यूनिट के लिए। अच्छा, थैंक यू मैम। तो यहाँ पे किसी ने पूछा था कि कोडिंग की सर्टिफिकेशन है, कोडिंग की सर्टिफिकेशन जो है वो होती है। हम कोडिंग की सर्टिफिकेशन फिलहाल मेरे हाथ से राइनो नहीं करवा रहा, हम लोग करवा रहे थे। सर्टिफिकेशन तो बेसिकली कोडिंग का जो एग्जाम होता है वो करना है, वो मतलब यूएस का एग्जाम ही होता है, उसके लिए फी वगैरह वहीं पे सबमिट कराते हैं। सिर्फ प्रिपरेशन जो होती है वो करवाती है एकेडमिक्स। टेस्ट जो है वो इसके थ्रू, मतलब यहाँ पे हम लोग इंटरनली जो उसको नहीं करते, क्योंकि कोडिंग की सर्टिफिकेशन का टेस्ट जो होता है वो जो बाकायदा जो यू ACC ACCP शायद होता है, ACCP के थ्रू ही होता है वो वहीं पे वही कंडक्ट होता है। उसकी फीस सबमिट करानी होती है, और उसका एग्जाम के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओपन पेपर होता है, कुछ शायद कैमरास लगे हुए होते हैं, बुक भी परचेज करनी पड़ती है जानवर, और इस तरह की कुछ होता है। कोडिंग का अपना एक प्रोटोकॉल होता है उसकी सर्टिफिकेशन के लिए। तो उसकी प्रिपरेशन कराते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन नहीं करा रहा होता। और पता नहीं, शायद एचआर से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि राइनो फिलहाल नहीं करा रहा कोडिंग की सर्टिफिकेशन, पहले करा रहे होते थे, अभी का नहीं मुझे पता, क्योंकि मेरा ताल्लुक नहीं है कोडिंग से, तो इसलिए मैं और डिग्री किसी ने पूछा है, तो कोडिंग के लिए ज्यादातर मतलब
जैसे मेडिकल से रेलिवेंट डिग्रीज वाले लोगों को कोडिंग डिपार्टमेंट के अंदर सेलेक्ट किया जाता है। उसके अलावा की जो है वो अभी नहीं करते। पहले शुरू में चलो रैंडम होता था, कोई भी ग्रेजुएशन वाले काउंट करते थे, लेकिन अभी पिछले 5 साल से तो कोडिंग के लिए सिर्फ कोडिंग, जो मेडिकल की डिग्रीज होती हैं, फार्मासिस्ट ज्यादातर मैंने देखे कोडिंग के अंदर होते हैं, और इसके अलावा जो है डिफरेंट तरह की जो है डिग्री जो कहीं ना कहीं मेडिकल से रेलिवेंट होगी, तो उन लोगों को जो है कोडिंग डिपार्टमेंट में लिया जाता है। और किसी का कोई क्वेरी वगैरह है? इस स्लाइड्स को लाइनें किस लिए मारते रहते हो आप लोग? ठीक है, मजीद किसी का क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, और साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना शुरू कर दे। एग्जाम जो है वो वीकेंड पे मैं बना लूंगी। एग्जाम की डिटेल मैंने दे दी है, आउटलाइन मैंने दे दी है, टाइम ड्यूरेशन दे दिया है, एक्सपेक्टेड डेट्स भी दे दी है मैंने। मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड डेट्स होते हैं उन्हीं के अंदर जो है हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आर देयर। तो फिर वो आगे पीछे भी हो जाते हैं। हम लोगों की जो होती है वो आती है यूएस हॉलीडेज बनती है, तो हमारा जो वो न्यू ईयर वाला वीक होता है वो नॉर्मली जो है वो 3 4 मतलब वो वीक ऑलमोस्ट होता है कि उसमें छुट्टियां होती हैं। एक और चीज मैं आपको आप लोगों को बता दूं, ऐड ऑन कर लूँ एक और चीज अभी बता। 25th को नॉर्मली हमारी क्रिसमस की छुट्टी होती है, लेकिन आप लोगों की 25th की छुट्टी नहीं होगी। 25th को आप लोगों की क्लास सेशन जो है वो होगा, एज यूजुअल ही होगा। नॉर्मली यूएस हॉलीडे ऑफिस में छुट्टी होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लास है उसको हम लोग इंटरटेन कर लेंगे। उसकी रीजन इसलिए है कि हमारा जो न्यू ईयर वाला फिर वीक आएगा तो फिर उसमें छुट्टी हो जाएगी, तो हम इतनी ज्यादा छुट्टियां किस लिए देंगे आप लोगों को। तो इस वजह से हम लोग वो क्रिसमस वाली छुट्टी नहीं करेंगे। वो वाला वीक हम कंटिन्यू करेंगे पूरा। और नेक्स्ट जो हमारा न्यू ईयर वाला वीक बनता है, 30th 31 फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ ऐसा कुछ बनता है, बन रही है डेट्स। वो वाला वीक जो है आप लोगों का क्लोज रहेगा, वो ब्रेक होगी, शॉर्ट सी ब्रेक होगी। और फिर उसके बाद जो हम कंटिन्यू करेंगे बाकी चीजें, और फिर आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा। तो वो चीजें साथ साथ बताते रहेंगे, जो एक्सपेक्टेड हैं चीजें, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो नॉर्मल हमारा एक रूटीन चलता है उस रूटीन के अकॉर्डिंग ऐसे होता है। लेकिन उसको हम लोग जो है एज पर सिचुएशन हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास जो है हम अपनी अपने जो सेशंस में से जो है क्लासेस अगर हमारी पूरी नहीं हो रही है, इस तरह की चीजें हैं, तो फिर हम उन छुट्टियों में से भी चीजें कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर लें। तो वो लेकिन ये है कि ज्यादा तवक्को ये हमारी ये है कि वो जो हमारा वो जो न्यू ईयर वाला चल रहा है वीक, लेट मी चेक विद दैट। हाँ जी, 30th 31st 1 2 3, दो दो फर्स्ट सेकेंड न्यू, मैं मतलब अच्छे से न्यू ईयर एंजॉय करने के लिए तो हमारी कितने सेशंस बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ बन जाएंगे उसके अलावा। हाँ वो वीक अगर हम बीच में से मिस कर लिया, क्योंकि 13 को जाएगा ना आप लोगों का एग्जाम, तो हमारे सेशन जो है वो हमारे जो 20 से 22 हमने करने होते हैं वो हम अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, कम नहीं होंगे उससे। तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो आप लोगों का वीक ऑफ जाए। तो वो भी आपको लोगों को एक अच्छी ब्रेक मिल जाएगी, जिसमें आप लोग जो है अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।